वो सुरंग है। मैंने एक ट्राई पहले की थी, मुझे दोबारा से करनी पड़ी, वीडियो किस्मती से चली नहीं थी, दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। और इसके बारे में ये सुपरस्टिशन है कि अगर आप पत्थर इसमें सीधा निकाल लें तो आपका बेटा पैदा होगा, और अगर सीधा ना निकालें तो आपकी बेटी पैदा होगी। ये नहीं पता कि ये पैकेज सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है या कुंवारे लोगों के लिए भी कोई बंदोबस्त है। पत्थर की साइज़ के बारे में कोई तखसीस नहीं है, और मैं कोशिश करता हूँ कि दरमियानी साइज़ के 3-4 पत्थर फेंकता हूँ। पिछली कोशिश पे मैं नाकाम हुआ था, इस दफ़ा देखें शायद कुछ में कुछ हो जाए। बहरहाल मैं पत्थर फेंकने लगा हूँ। ये लग गया, ये बेटी हो गई। हाँ, ये वापसी का रास्ता है, और टॉप से तकरीबन 1/3 हिस्सा रास्ता, 2 हिस्से ये है, 1 हिस्सा ये है। यहाँ से हम जाएंगे, और रुझान हमारे आगे आगे चल रहे हैं। और अभी मैं आपको कुछ कदमचे दिखाने लगा हूँ और पत्थर पे कुछ निशान दिखाने लगा हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ पानी की वजह से ही हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने सदियों तक इस पे पानी टपका होगा। ये जो आपको पत्थर में रफनेस नज़र आ रहा है, ये जो है रफनेस, ये बिल्कुल ऐसे जैसे पानी इस पे टपका हो। बाकी ये कदमचे हैं, इन स्टेप्स से होके हमने जाना है। इस स्टेप्स के बारे में जब मैंने अपने गाइड से पूछा कि किसने बनाए हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारे बाप दादा को भी नहीं पता, कि उनसे भी पहले के बने हुए। और बल्कि जब से यहाँ लोग आते हैं किसी को इसकी तारीख़ नहीं पता कि ये कदमचे कैसे बने। बहरहाल ये गाइड जा रहा है, इसके बाद मैं वीडियो बंद करूँगा क्योंकि डेंजरस है। तो उसके ये देख रहे, इस रिच से आपने जाना है। ये थोड़ा सा कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए ये जगह डेंजरस है। अगर तख्त सुलेमान पे आप आते हैं तो एक आगे रास्ते में है जो डेंजरस जगह है। मुझे तो डेंजरस इसलिए भी नहीं लगी क्योंकि हम हेडलाइट लगा के अंधेरे में आ रहे थे, तो मैंने वो जगह सिर्फ रास्ता ही देखा। वापस जाएंगे तो देखेंगे, उसकी वीडियो भी बनाएंगे। बहरहाल ये जगह डेंजरस है, यहाँ से बहुत केयरफुली आपने जाना है। पत्थर बहुत रफ़ है, लेकिन जिन जगहों पे बहुत स्टीप है वहाँ कदमचे बने हुए हैं। हाँ, ये जो नीचे मैदान सा नज़र आ रहा है, इसको किकराई कहते हैं। इस मैदान में चलगोज़े जो है वो साफ़ किए जाते हैं, निकाले जाते हैं फूलों में से। और ये हमारा बेस कैंप था। सुबह हम यहाँ पहुँचे, यहाँ रुके, चाय शाय पी, जहाँ पे मैंने चलगोज़े के दरख्त के साथ वीडियो बनाई थी। और उसके बाद जिस जगह मैं बैठा हूँ, यहाँ तक पहुँचने में हमें 1 घंटा लगा, और 1 घंटा हमें ऊपर जाने में लगा। हाँ, यानी 2 घंटे में हम ऊपर पहुँचे, और वापस अभी हम वहाँ से निकले हुए तकरीबन 20 मिनट में यहाँ तक पहुँचे हैं, और मज़ीद शायद 20 मिनट लगेंगे। ट्रैक में साथ साथ आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। अगर वीडियो शेकी हो, रफ़ है, तो उसको माइंड ना करना, क्योंकि जगह फिसलने वाली है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं। तो मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा। ओह, मेरी नज़र जो है वो रास्ते पर है, और फिर मैं सही सलामत, मेरा क्या है, आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। बहरहाल ये रास्ता है, और मेरा जो ज़ाती तजर्बा है हाइकिंग के साथ, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर आप 1 घंटे में किसी जगह पे चढ़ सकते हैं, तो वहाँ से वापस उतरने में आपको 15 मिनट लगने चाहिए, मतलब 1/4 टाइम। बहुत ज़्यादा आप बीच में ब्रेक करें, या नॉर्मली आपको घुटनों का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी मुझे भी होता है, लेफ़्ट नी पे पेन शुरू हो जाता है, तो फिर 1/3 टाइम में आपको नीचे पहुंचना चाहिए। यानी हम 2 घंटे में ऊपर पहुंचे थे, आधे घंटे में नीचे बेस कैंप में पहुंच जाना चाहिए। बीच में जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की है, इस जगह मोबाइल के सिग्नल आ गए, तो फिर मैंने वहाँ कॉलें करना शुरू कर दी, अपने मेज़बानों को नीचे रखा सर में और अपने घर में, और
करीबी दोस्तों को जो जो कंसर्न थे उनको मैंने कॉल्स करके खैर खैरियत और वापसी का प्लान बता दिया है। वापसी अगर हर चीज़ नॉर्मल रहती है तो हमें सड़क के वक्त पहुंच जाना चाहिए। मेरा गाइड पहुंचा हुआ है नीचे, मैं काले करने में लग गया। वो नीचे लकड़ियाँ तोड़ के और मेरे पहुंचने से चाय बनाएगा, चाय पियेंगे, साथ में कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर आगे का सफ़र शुरू होगा। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक हमें जहाँ से गाड़ी उठाने आएगी वहाँ तक हमें असर और मगरिब के बीच में पहुँच जाना चाहिए और फिर शाम तक मेज़बानों के घर मोस्ट प्रॉबेबली वो शाम का खाना खिला के भेजेंगे। वो शाम का खाना खाकर, जैसे गाँव में अर्ली खाए जाते हैं, मैं शहरों में भी अर्ली खाता हूँ। मैंने शाम का खाना खा के और फिर वहाँ हम अपनी गाड़ी छोड़े थे, वो उठा के डेरे सिंह खान का रुख करेंगे और रागासर से डेरे सिंह खान 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। तो ट्रैक जैसा आप देख रहे हैं एक ये है और ये जहाँ ख़त्म होता है 1 घंटे बाद, वहाँ से 1 घंटा पथरीला ट्रैक है और जहाँ मैंने कुछ कदम से भी दिखाए रिजिस से होते हुए आप जाते हैं ज़ियारत तक। ये यहाँ पे आपको बहुत सारे लकड़ी की कीलें ठोकी हुई नज़र आएंगी। इनकी क्या कहानी है आपको बताते हैं। ये उन लोगों ने ठोकी हैं जिनका अकीदा है कि आप जितनी लकड़ियाँ ठोकेंगे आपके उतने ही बेटे पैदा होंगे। तो इन कीलें ठोकने का मकसद ये है कि जितने आप कीले ठोकेंगे उतने आपके बच्चे होंगे, बेटे होंगे। इन इलाकों में अफरादी क़ुव्वत की शदीद ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जितने घर के आपके मज़दूर ज़्यादा हैं, आपका अपना काम, कोई लकड़ी लाएगा, कोई बकरी चराएगा, कोई मज़दूरी करेगा वग़ैरह वग़ैरह। अब ये इस भाई ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस भाई को 15 बेटे चाहिए। ठीक है, साथ वाले भाई को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये भाई कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गए, इनको 22 बेटे चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एक ही बीवी से 14 और 22 बेटे चाहिए या 16 और 22 बेटे चाहिए तो इसकी तो एक ही सूरत हो सकती है कि उनकी बेगम को अंडे देने पड़ेंगे मुर्गी की तरह और उन पर बैठ के इकट्ठे 22 निकालें, वरना मेरा नहीं ख्याल कि 22 बेटे पॉसिबल हैं, या फिर इससे ज़्यादा शादियां करनी पड़ेंगी। बहरहाल ये लोगों का अकीदा है। ये सारी जगह वहाँ तक कीले ठुकी हुई हैं, किसी को 3 बेटे चाहिए, किसी को 14 चाहिए, किसी को 22 चाहिए, किसी को 24 चाहिए। बहरहाल इसके बारे में फिर तहकीक करेंगे कि क्या वाकई किसी को बेटे मिले भी हैं या नहीं, और एक बीवी से मिले हैं या ज़्यादा से मिले हैं। मेरा एक ही बेटा है और मेरा ख्याल है वो काफ़ी है, इसलिए मैं कोई कील नहीं ठोकूँगा। बस तो बंद तख्त सुलेमान के रूट पे एक और अहम चीज़, ये एक दियार का दरख्त है और ये ऊपर से टूट चुका है। अब कहते हैं कि पहले इससे डबल इसकी हाइट थी। इसकी ख़ास बात क्या है, इसको हाजी नश्तर कहते हैं, यानी हाजी दियार का दरख्त। ये मेरे गाइड रोज़ी जान इनसे पूछते हैं कि हाजी नश्तर की क्या अहमियत है,
شاروس جاندار ته وای چې دې ته حاجي نشتر ولې وای او دې چې څه خاص خبره ده دا حاجي نشتر دا ته چې له حاجه سړی راغلی و بس بیا یې غږ ورکړی و بس اوس حاجي نشتر ورته وایي دی صحیح د دې په ټوکی بس بیا ډېر خور دی چې څوک یې یوسي کور ته بیمارانو ته ګونګانو ته ودو ته ورکوي ښه د دو دپاره صحیح دی ښه دا حاجي نشتر په دې شي هغه بیماران ورسره روغېږي او بیمارانو سره روغېږي دا حاجي نشتر دی د ده سر ډېر چګ وه مت سوی دی اوس پر نیمې مت سوی دی نیمه یې بل ځای پروت دی او دغه اوس هم دورې درخت ته ولیاړه ده ٹھیک ډېر ہے ښکلی دی حاجي نشتر روزی جان ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کو حاجی نشتر یا حاجی دیار کا درخت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حاجی آئے تھے حج سے اور اس نے آ کے اس کو گلے لگایا تھا اور اس کے بعد اس کے چھلکے میں شفا ہے علاقے کے لوگ جگہ جگہ سے اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کی چھلکے جو ہیں وہ کلہاڑی سے کاٹے ہوئے ہیں تو اس کا چھلکا میٹھا بھی ہے اور یہ مریضوں کو کھلاتے ہیں تو ان کو اس سے شفا ملتی ہے यहाँ के इलाके में हस्पताल जो है वो बराए नाम है मरीज़ कल हमारी जी उनसे बात हो रही थी तो ये कहते हैं कि हमारा अगर मरीज़ थोड़ा सा भी बीमार हो तो उसके लिए पैसे बराबर करते करते वो इतना बीमार हो जाता है कि जो 2-4 हज़ार रुपये में मरीज़ ठीक होता है उसको ठीक करने के लिए 20-25 हज़ार लग जाते हैं और यहाँ शाज़ो नादर ऐसे घर हैं जो अपनी मरीज़ का इलाज अपने पैसों से करा सकते हैं वरना इनको कर्ज़ लेना पड़ता है तो इन लोगों की मजबूरी है इस किस्म की चीज़ों के साथ अपना अकीदा नत्थी करना छिलकों से शफा हासिल करना और इनको शायद शफा मिलती भी होगी इनका अकीदा है बहरहाल इसको चखते हैं कि मीठा है भी या नहीं ये वो जगह है जहाँ से हम टर्न लेते हैं पहाड़ के पीछे से जाने के लिए यहाँ नीचे से आप आते हैं और टर्न लेके फिर नीचे जाते हैं और जिस लेवल से चढ़े हैं उस लेवल पे फिर उतरते हैं आप और फिर आगे सीधा आपका रास्ता होता है किकरे तक और किकरे से आगे फिर आपने ऊपर इतना ही चढ़ना है एक दफ़ा जितने यहाँ तक है और उसके बाद इतना और चढ़ना है तो तख्त सुलेमान की ज़ियारत है वहाँ पे तो अभी हम पहाड़ के बिल्कुल वस्त में बैठे हैं मतलब इस साइड पे उसकी बैक साइड है इस साइड पे इसका फ्रंट है और फ्रंट से मेरा मतलब जो साइड दराजिंदा की तरफ है या रगासर की तरफ है वो साइड रोब की तरफ है यहाँ से जो कटाव है यहाँ से आप इस पहाड़ को क्रॉस करते हैं फ्रंट से आप टॉप तक नहीं पहुँच सकते बल्कि पीछे से घूम के आपने चढ़ना होता है ये हमारा वापसी का रास्ता है इसको लोकल लैंग्वेज में कर्रे वर्रे कहते हैं कर्रे वर्रे मतलब जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ये जहाँ तक ऊपर आपको बर्फ़ नज़र आ रही है ये रास्ता है इस बर्फ़ के बिल्कुल किनारे किनारे और नीचे कम से कम भी 300 मीटर फाल है अगर यहाँ से आप फिसलते हैं तो इस मौसम में थोड़ा सा डेंजरस है बर्फ़ की वजह से इस जगह जहाँ पर हम पहुँचेंगे इसको कंडावसर कहते हैं और यहाँ से फिर उतरते वक्त शायद हमें 15-20 मिनट लगेंगे उधर से बहुत स्टीप चढ़ाई है बहरहाल उतराई आसान है वहाँ से नीचे उतरेंगे तो पुंगा जो जहाँ हमारा कल रात स्टे था और जहाँ से हम सुबह चले थे 4 बजे तो वहाँ तक पहुँच के फ़िज़िक्स के उसूल के मुताबिक हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा वर्क डन नील हो जाएगा और उसके बाद हम वहाँ से फिर वापसी का सफ़र शुरू करेंगे ये हमारा टोटल ट्रैक है और ये आगे आगे मेरा गाइड जा रहा है मैं वीडियो देख नहीं पा रहा जैसी तैसी बन रही है कबूल कीजिएगा क्योंकि टोटल 1 फुट का ट्रैक है बहरहाल ये टोटल रास्ता है और नीचे यहाँ तक जाता है ये गाइड की रहबरी में पीछे पीछे में ये कर्रे वर्रे ट्रैक है करो वरो कहते हैं जिसका
तर्जुमा में पहले ही बता चुका हूँ। ये जिग जैग गाइड ने ऊपर से एक लकड़ी भी उठाई है और जितनी खूबसूरत चौरस बनी हुई है इसने सारी कुल्हाड़ी से छील के बनाई है आधे घंटे में। और ये कहता है कि एक कमरा बनाया है, उसके दरवाजे की चादर ली है, लेकिन चादर जिस फ्रेम पे लगानी है वो लकड़ी नहीं है, तो उसके लिए इसका चौकाट बनाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर चादर ठोक कर इसका दरवाज़ा बन जाएगा। तो ये रूटीन का वज़न और उसके साथ साथ ये लकड़ी भी उठा के आ रहा है। पहाड़ों पे रहते हुए जो मुयस्सर है उसी पे गुजारा करना पड़ता है। इस वक्त जो हम खा रहे हैं वही रोटी जो कल हमने बनाई थी बड़ी, ये नमकीन है। चूँकि अगर मीठी होती तो हम ऐसे खाते, लेकिन अब इस वक्त चीनी साथ यूँ और यूँ करके, और चीनी के साथ रोटी का जो मज़ा इस वक्त आ रहा है ना, वो घर में अच्छे खाने में भी नहीं आता। हमें थोड़ा सा ड्राई होता है। पानी की बोतल नीचे पड़ी है, आखिरी कुछ चंद घूंटा है, बस आधे घंटे बाद हम फिर नीचे तालाब पे पहुंचने वाले, वहाँ से फिर रिफ़िल करेंगे। तो अगर आप बहुत अच्छे खानों के शौकीन हैं तो फिर आप पहाड़ों के शौकीन बिल्कुल भी नहीं है। पहाड़ों में जो भी आपको मैसर आता है, रूखी सूखी जली हुई, चाहे कहीं से कोई पौधा मिल गया जो खाने काबिल हो, वो खा के आपने गुजारा करना होता है। ये वो जगह है, यहाँ तक पहुँचे हैं लेकिन उनकी तबीयत साथ नहीं दे रही थी। रात उनको थोड़ी ठंड भी लगी थी। आग से थोड़ा सा दूर चारपाई की मोहब्बत में वो लेटे थे, क्योंकि मैं चूल्हे के ऊपर लेटा था शायद उसकी वजह से। और फिर गोली खाई तो बीपी लो हो गया। तो यहाँ तक ये उनकी हमने निशानी लगाई है, यहाँ तक वो पहुँच के और फिर यहाँ से वापस पलट गए। यहाँ से हमारे रास्ते जुदा हो गए, बेवफा हो गए, एहसान भाई बेवफा हो गए।